गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज सक्सेना 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की वीडियो के द्वारा आप लोगों के पास भेज रहा हूं। आपको वीडियो ध्यान से देखने हैं, समझने हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप किसी भी माध्यम से मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, डायरेक्ट कॉल भी है। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेजते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछने वाले आप एक हैं, मैं भी सबके जवाब देने वाला एक ही हूं। तो मुझे किसी ग्रुप में चल रहे चौथे चैप्टर का जवाब देना पड़ता है, किसी ग्रुप में चल रहे टेस्ट के आंसर का जवाब देना पड़ता है और आपका भी जवाब देना पड़ता है। तो कई बार जवाब देने में डिले हो जाता है ना। वीडियो आपके पास रोज आती रहेगी, आप ध्यान से देखते रहें ताकि घर बैठे आपको किसी प्रकार के कोर्स का नुकसान ना हो। आपको पीडीएफ यानी हार्ड कॉपी भी भेज दी जाएगी ताकि आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकें। चलिए, है ना। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, लेक्चर के एपिसोड बड़े 30 मिनट 45 मिनट के भी हो सकते हैं। ये टॉपिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने पहले से बोर्ड फुल तो कर नहीं रखा। तो मैं जब किसी टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा तो अब उसको मेरे को एंड करना ही पड़ेगा। तो फिर वो एपिसोड 45 मिनट में भी जा सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। मैं वैसे कोशिश छोटे की करता हूं, पर टॉपिक जब लेते हैं तो टॉपिक आगे पहुंच ही जाता है। अगली बात आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास वीडियो जाएंगे ये बाई लैंग्वेज होंगे। बाई लैंग्वेज का मतलब हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इस पर थोड़ा फोकस होना है, क्योंकि उनको भी आगे के कोर्सेज पढ़ने तो इंग्लिश में ही, तो टेक्निकल लैंग्वेज तो इंग्लिश उसको उनको आनी चाहिए। तो वो भी एक प्रिपरेशन इसमें है ना। तो सर, क्या इस चैप्टर की डेप्थ है, क्या इन चैप्टर की पहले चैप्टर की शुरुआत है, तो मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक से बातें समझाते रख सकता हूं। ठीक है। विद्युत की यहां से बात को समझिए आप, कंफर्टेबल है ना। विद्युत की, इसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें आवेश यानी चार्ज और उससे संबंधित विभिन्न प्रॉपर्टी यानी गुणों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कहलाती। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया। इसका पहला पार्ट बनाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युतिकी को। अब सर, ये भी एक ब्रांच है, लेकिन किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की इस ब्रांच में स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर आवेश, वो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं यानी गुण हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव आदि का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत की कहलाती है। अब आप यूं समझें, आरबीएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 कौन सी यूनिट के चैप्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो आप पहले से समझ लें कि चैप्टर 4 तक चार्ज स्टैटिक यानी स्थिर ही रहेगा। तो जो भी प्रॉपर्टीज बोली जा रही है वो किसकी बोली जा रही है चैप्टर 4 तक? स्थिर आवेश की। क्लियर? सेकंड जो इसको डिवीजन दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन है ना, ये है सर गतिक विद्युत की। गतिक विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रो डायनामिक्स है ना। इससे आप
धारा विद्युत की भी कह सकते हैं, धारा विद्युत की, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इससे कह सकते हैं। बात एक ही है, अपन जानते हैं। पहले शाखा की बात कर लें, फिर अभी कुछ समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की वह ब्रांच जिसमें मूविंग चार्ज यानी गतिशील आवेश और उससे संबंधित प्रॉपर्टी, धारा खुद किसका परिणाम है? गतिशील आवेश का। आपने 10वीं पढ़ी है 10th क्लास में, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो डेफिनेटली चार्ज उस समय कौन सी पोजीशन में? मूविंग पोजीशन में, है ना? आदि का अध्ययन करते हैं, उसे धारा विद्युत की कहते हैं। तो सब 4 चैप्टर तक आपका चार्ज स्टेबल स्टैटिक रहेगा, और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आरबीएससी का बोल रहा हूं, एंड चैप्टर नंबर 6 इसमें चार्ज मोशन में रहेगा, मूविंग रहेगा। तभी फिर उस पार्ट को अपन ने क्या था? धारा विद्युत। तो ये सब अपने टोटली 6 चैप्टर 1 to 6 चैप्टर केवल किस किस के? इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो डेफिनेटली अपने को शुरू से ही बेसिक को ढंग से पढ़ते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आज अपन बेसिक पढ़ेंगे इस पे 6 चैप्टर का लोड है। ठीक है बच्चों? तो सर मैं अब बेसिक से चालू करूंगा बातें, छोटी छोटी बातें, कोई कठिन नहीं है ना। तो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यूनिट का नाम हो गया। इस यूनिट का पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले अपन तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो सब सारी कहानी चार्ज की है 6 चैप्टर तक। तो सबसे पहला काम ही क्या किया जाएगा? हिस्ट्री ऑफ चार्ज। इसको ही सबसे पहले समझा जाएगा कि सब आखिर आवेश का इतिहास क्या है। हालांकि ठीक है, आज के परिवेश में इसको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब ठीक है, जब इतना बड़ा उसका हिस्ट्री पढ़ना ही है 6 चैप्टर तक, तो फिर हम शुरुआती दौर की बातें भी क्यों ना समझे, है ना। तो सब में इसको पीसेस में आपको समझाता हूं। ये 600 बीसी की बात है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से 600 साल पहले। जैसे आज 2020 है, अब इससे 600 साल पहले मतलब 2620 साल पहले। तो अभी ऐसे तो 2020 है, और अपन उससे भी 600 ईयर देख जा रहे हैं। तो 2600 साल पुरानी बात है। यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्लियर? थेल्स नामक दार्शनिक को बाल्टिक सागर के किनारे हल्के भूरे रंग यानी लाइट ब्राउन कलर का रेजिनियस का मतलब चिपचिपा या मखमल जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ, जिस पदार्थ का नाम था एम्बर। ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं इलेक्ट्रम। तो ये एक पदार्थ था जो थेल्स को बाल्टिक सागर के किनारे मिला। एम्बर नामक इस पदार्थ को जब जानवरों की खाल से रगड़ा गया, घर्षित किया गया, फ्रिक्शन किया गया, तो एक अजीब सी घटना देखने को मिली। अजीब सी घटना मतलब ये पदार्थ रगड़ चुकने के बाद हल्के सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है। डेफिनेटली 2600 साल पहले ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। उनके लिए तो जादू जैसी घटना थी कि क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ? एक पदार्थ की तरफ। तो स्वाभाविक इस बात को डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, इसका विवरण होगा, क्योंकि ये बात उस समय के लिए तो एक अचरज था। चलो सब लिखा गया होगा तभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सन 1603। अब एडी तो ठीक है, आज के 400 साल पहले, है ना। तो सब ये बात
जो थेरेपी थी ये कहीं ना कहीं थी, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने वाले हैं डॉक्टर गिलबर्ट। अब ये कहानियां हैं सब, अब कहानियों में कितनी सच्चाई होती है या हो सकती है वो अपनी जगह पर है। अपन ने तो एक लिंक बना रखा ताकि बच्चों को बात समझ आए, है ना। डॉक्टर गिलबर्ट ये एलिजाबेथ प्रथम के चिकित्सक ही थे वास्तव में। इन्होंने ये विवरण कहीं पढ़ा और पढ़कर, क्योंकि स्वाभाविक है अब सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, पढ़कर इन्होंने देखा कि विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर यानी कुचालक, जैसे ऊन है, गंधक है, लाख है, रेशम है आदि को जब रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं, यानी इनके बीच फ्रिक्शन किया जाता है, तो ये वस्तुएं भी हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने लगती हैं। अब ये जो अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी था या अट्रैक्शन का ये जो गुण था, ये रगड़ने के बाद पैदा हो रहा था, तो डेफिनेटली इसका नाम घर्षण विद्युत ही रखा जाना था। टुडे, आज की तारीख में तो आपको आगे जब चैप्टर के अन्य एपिसोड भेजे जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि लॉट ऑफ मेथड फॉर चार्ज या चार्ज यानी आवेशन की आज की तारीख में तो बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन अपन तो बिगिनिंग की बात करने की हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ही यही है। तो उस समय तो ये चीज किससे हुई? फ्रिक्शन से हुई, तो उसका नाम स्वाभाविक घर्षण विद्युत दिया गया। आज की तारीख में डॉक्टर गिलबर्ट की कही गई बात बिल्कुल सामान्य है। आज हमें अचरज नहीं होता, आज कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग भी नहीं। कैसे? देखिए आप, जैसे बाल कुचालक, घर में आपके प्लास्टिक का कंगा है, वो भी नॉन कंडक्टर है। जब प्लास्टिक के कंगे से आप अपने सूखे बाल बनाते हो, संवारते हो, तो प्लास्टिक का कंगा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। चलो और देखते हैं। गर्मियों के समय आपने देखा होगा टेरिकोट, सिल्क वगैरह के पैंट, शर्ट आदि इत्यादि अपने पहन के जब टू व्हीलर पे निकलते हैं तो गर्म हवा आपके कपड़ों को घर्षित करती है, फ्रिक्शन करती है। जब घर जाकर आप कपड़े उतारते हैं तो चट चट की आवाज आती है, अंधेरा होगा तो आपको चिंगारी भी दिखेगी, घर्षण विद्युत। और चलें बात, है ना, भिन्न भिन्न टाइप। आप जैसे मान लीजिए कभी कार की सीट या टू व्हीलर की सीट पर बैठे हों, है ना, इधर उधर हिलते डुलते हों, तो जब आप उतरेंगे और किसी के हाथ मिलाएंगे या कोई मेटल को टच करेंगे तो एकदम झटका आएगा, क्योंकि आवेश प्रवाहित हुआ, और आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो झटका उत्पन्न होता। तो आप आवेशित कैसे हो गए थे? बच्चे खेल भी खेलते, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पर एक बच्चे को या किसी को बिठा दीजिए, अर्थ पर वो नहीं होना चाहिए। अर्थ पर मतलब, अर्थ तो क्या है, हेवी ड्रिंकर है, अर्थ तो विद्युत को पीती है, इलेक्ट्रिसिटी पीना उसका शौक है, तो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं होना चाहिए। यानी या तो चप्पल पहन के बिठाइए या उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते। प्लास्टिक की कुर्सी बिठाकर इस कुर्सी को टॉवल, रोएदार टॉवल से रगड़ दीजिए, जो भी उस कुर्सी में बैठा है फिर उससे हाथ मिलाइए, हाथ मिलाते क्षणिक मोमेंट झटका लगेगा, क्योंकि उसका सारा चार्ज किसकी तरफ दौड़ेगा? आपकी तरफ, और उससे करंट प्रोड्यूस होगी। करामात जादू भी दिखा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अपने रुई के गद्दे पर रेशम का आसन बिछा लिया, खुद ने भी रेशम के कपड़े पहन लिए और थोड़ा बहुत रगड़ वगड़ खाते रहे, रगड़ वगड़ खाते रहेंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन से चार्ज हो जाएंगे आप, और चार्ज होंगे तो फिर आपसे कोई पैर छूने आएगा, हाथ मिलाएगा, आप जैसे आशीर्वाद देंगे फटाक से झटका लगेगा। ये चमत्कार भी कहला जाता है कई बार, और ऐसा चमत्कार का करते। कपड़ों में देखा होगा आपने, जैसे ब्लैक पैंट वगैरह है आपकी, वो जल्दी गंदी होती, तो गंदी तो और भी होती है, क्योंकि जब कपड़े पहन कर आप चलते फिरते हैं तो फ्रिक्शन तो होता ही है। फ्रिक्शन तो अपनी लाइफ का एक
सामान्य पार्ट है वो होना है। तो फ्रिक्शन से स्वाभाविक रूप से कपड़ा चार्ज हो गया, फिर वो डस्ट पार्टिकल को क्या करने लग जाता है, अट्रैक्ट। ब्लैक पेंट जल्दी गंदी दिखने लग जाती है ना, होता तो सभी में है, और ब्लैक पेंट में जल्दी उभर के सामने आता है ना। तो कहने का मेरा मतलब है एवरीवेयर, आप घर में अपनी टीवी की स्क्रीन को देख लो, आपकी टीवी की स्क्रीन किसी रेशम नायलॉन के कपड़े से पोंछो, आप कपड़े से पोंछ चुकने के बाद भी स्किन पर रोए रोए दिखेंगे। क्यों सर? फ्रिक्शन के कारण स्किन चार्ज है, और स्किन चार्ज है तो डेफिनेटली वह डस्ट पार्टिकल या जो भी सूक्ष्म चीजें उनको आकर्षित करेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर गिलबर्ट की बात बिल्कुल सत्य है। आज की तारीख में हर क्षण हर जगह पर ये चीज कंफर्टेबली आपको दिख सकती है, दिखती है। क्लियर सर? यानी स्वाभाविक रूप से फ्रिक्शन से वस्तु में कोई चेंज आया है। अब ये वास्तव में चेंज नहीं था, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था, ऊर्जा का रूपांतरण था। अब अपन ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कह रहे हैं? तो अपन नहीं कह रहे, बेसिकली डॉक्टर ब्राउन है, इन्होंने कहा फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा है, और अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो कहने का मतलब डॉक्टर ब्राउन कह रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किसमें रूपांतरित हो चुकी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये कोई जादू तो नहीं है। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए डॉक्टर ब्राउन ने कहा वह ऊर्जा, एनर्जी जो रगड़ने के कारण वस्तु को या वस्तु में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। सिंपल आप विद्युत भी कह दो, विद्युत की और विद्युत में कोई ऐसा बहुत बड़ा राज वाले बात नहीं ना, विद्युत की कहलाती है। और वस्तु जिस पर हल्के सूक्ष्म कणों को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, उस वस्तु को आप चार्ज भी कह सकते हैं, यानी हिंदी में आवेशित, या आप उससे इलेक्ट्रीफाई भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड, यानी विद्युतमय। तो सब डॉक्टर ब्राउन ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी यहां या यहां जो भी किस्सा कहानी थी, ये कोई जादू वादू नहीं, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है जो फ्रिक्शन एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है सर? अब सर वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इस ऊर्जा के लिए क्यों कहा गया? तो सर इनिशियली ये चीज कहां डेवलप हुई थी? एम्बर में शुरुआत यही से हुई थी। एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही इस एनर्जी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से हम ये एनर्जी जो फ्रिक्शन से क्रिएट हुई, घर्षण से पैदा हुई, जो हल्के सूक्ष्मकणों को आकर्षित करने का गुण पैदा कर देती है वस्तुओं के अंदर, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। और वस्तु जो ऐसा करने लग जाती है उसको आप चार्ज भी कह सकते हो, इलेक्ट्रीफाइड भी कह सकते हो, आवेशित या विद्युतमय। अब छोटी सी बात, जैसे आवेशित विद्युतमय क्यों कह रहे हो? ऐसी क्या वस्तु के अंदर क्रिएशन हुई है? वस्तु पे ऐसी क्या चीज आई है? तो वस्तु पे जो आई है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? यानी मैं छोटे से 2 लाइन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं
फीवर आया है आपके, तो फीवर वायरल भी हो सकता है, फीवर पीलिया भी हो सकता है, फिर फीवर टाइफाइड भी हो सकता है, फीवर और भी मलेरिया भी हो सकता है तो सभी फीवर में, लेकिन सबका क्रिएशन अलग अलग वायरस से होता है। तो डॉक्टर आपकी जब जांच करवाते हैं तो डायग्नोसिस में जब जांच में उनको रिपोर्ट आती है तो उनसे पता पड़ जाता है कि आपको मलेरिया हुआ है या आपको पीलिया हुआ है या आपको टाइफाइड है या आपको वायरल है। तो किससे आइडेंटिफाई करते हैं? वायरस से तो आइडेंटिफाई, तो अलग अलग वायरस अलग अलग बीमारी पैदा करता है। तो छोटी सी बात यहाँ पर है कि आपने वस्तु को कह दिया आवेशित, वस्तु को कह दिया विद्युत में, भाई व्हाट इज चार्ज और व्हाट इज इलेक्ट्रिफाइड, है ना? तो सब सीधी सीधी बात है, जो वस्तु पर आया है उससे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। उसी की वजह से आप क्या कह रहे हैं? तो सब वस्तु का वह गुण या वस्तु पर रगड़ने से उत्पन्न वह प्रभाव जो हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। इसके आगे भी डेफिनेशन आएगी कंफर्टेबल, इसमें बहुत ज्यादा भी आपको इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे कहानी वाइज समझ लीजिए कि वस्तु पर क्या चीज फ्रिक्शन से क्रिएट होती है ना? इसीलिए अपन ने कहा घर्षण के कारण वस्तु पर उत्पन्न वह प्रभाव जो वस्तु द्वारा हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण पैदा कर देता है, उत्पन्न कर देता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्लियर? तो सर ये एक चार्ज की कहानी रही। एक क्वेश्चन इसमें पेंडिंग चल रहा है, घर्षण से विद्युत पैदा क्यों? तो क्यों का जवाब आगे से आगे एपिसोड में मिलता जाएगा। तो आप क्वेश्चन कलेक्ट करते जाइए, जवाब आगे से आगे मिलते जाएंगे। क्लियर? अब सब वस्तु आवेशित हो गई, किसके कारण? आवेश के कारण। तो सब अब डिटेक्शन कैसे करेंगे? यानी डिटेक्शन ऑफ चार्ज, है ना? सीधी सीधी बात, आवेश का संसूचन, यानी कोई वस्तु आवेशित है, नहीं है, बहुत ज्यादा आवेशित है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ठीक है, आप कह दोगे कि वो हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करती है तो हम समझ जाएंगे कि आवेशित है, बिल्कुल आप सही है। लेकिन फिजिक्स से आप क्या पढ़ रहे हो इस समय? फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स वैज्ञानिक तरीके मांगती है, फिजिक्स जैसे कहानियां नहीं मांगती। मेरे कहानियां सुनाने से फिजिक्स सहमत हो ये जरूरी नहीं। फिजिक्स को एक सिस्टम चाहिए, तो फिजिक्स एक सिस्टम में बात करेगी। इससे वो एक छोटा सा उपकरण बना के देती है आपको। इस उपकरण का नाम है गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप, है ना? हिंदी में इसे कहें तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, है ना? ये सब सामान्य आवेश को डिटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें सब ये मेटल डिस्क यानी धातु की चकती, मेटल डिस्क, है ना? इसमें सब ये मेटल रोड है यानी धातु की चकती है, धातु की छड़, मेटल रॉड, एक्सल भी कह दो। अब आप कहेंगे मेटल मेटल क्यों? तो आप जानते तो हैं कंडक्टर है ना, मेटल क्या चालक है, तो चालक ही लेना पड़ेगा। अब सब इसको पैकिंग देने सर, तो इसको पैकिंग देने के लिए एक बोतल बना देता हूँ कांच की, एक कांच की सुंदर सी बोतल बना दी। ये कोई इससे खास नहीं है सर, है ना? इसे फालतू बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना आपके लिए भी ठीक नहीं है और मेरे लिए। तो ये सारे पैकिंग दे दी इसको, ये पैक कर दिया, ये नीचे लगा दिया गोल्ड फॉइल। तो आप तो गोल्ड फॉइल पर कंसंट्रेट हो। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल का मतलब स्वर्ण पत्र। चांदी का वर्क देखा ना, मिठाई उठाई खाते हो आप तो उस पर पन्नी चढ़ी होती है, या अपने मंदिरों में भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं, वो चांदी का वक्र है और ये सोने का है। इस तरह का फर्क
अब सब आपको डिटेक्ट करना है, यानी ये वस्तु है सब, ये आवेशित है कि नहीं है ये पता करना। मान लीजिए ये आवेशित है। अब इसका पता इससे कैसे लगेगा? तो आप क्या करो, इस वस्तु को टच करा दो। स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी के जो मेटल डिस्क है, धातु की चक्ति, उससे टच कर दो। आप जानते हैं चालक है ना, तो चार्ज यहां से किस पर जाएगा? डिस्क पर जाएगा। रॉड भी क्या है? कंडक्टर है। तो ये चार्ज रॉड के द्वारा कहां उतर जाएगा? नीचे। नीचे कहां पर? स्वर्ण पत्र पर। जैसे ही दोनों स्वर्ण पत्र पर सेम चार्ज जाएगा तो स्वर्ण पत्र रिपल होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होते हैं तो आप समझ जाइए वस्तु क्या है? आवेशित है। बिल्कुल दोनों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है तो आप समझ जाइए वस्तु हैवी, यानी प्रबल आवेशित है। और यदि गोल्ड फॉइल चिपके के चिपके ही रहते हैं, दूर जाते ही नहीं एक दूसरे से, तो समझ जाइए वस्तु न्यूट्रल है, उदासीन है। तो साहब सीधी सीधी बात है कि जैसे ही या जिस किसी वस्तु को के बारे में आपको जानना हो कि वो वस्तु आवेशित है, तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो ये हुआ कि वो वस्तु क्या करने लगेगी? हल्के सूक्ष्म कणों को अट्रैक्ट करने लगेगी। ये तो एक सिंपल सा वे है ही, जो ट्रेडिशनल तरीका माना जाता है। और जो अपन कहते हैं साइंटिफिक मेथड है, उसको वस्तु को आवेश धातु की चक्ति के स्पर्श करा दें, आवेश अगर उस पर है तो गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र पर जाएगा, फैल जाएंगे। पत्र के फैलते आप समझ जाए वस्तु आवेशित। पत्र नहीं फैले तो वस्तु आवेशित नहीं है, और पत्र अधिक फैले तो वस्तु प्रबल आवेशित है ना। तो आज बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन क्रिएट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपका लॉस नहीं हो, पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।